हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के विषय में। इससे पहले हमने एक क्लास जो पढ़ी थी उसमें हमने मनोविज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के विषय में पढ़ा था, जिसमें अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या था, तो मनोविज्ञान की अगर प्रकृति पूछी जाए या मनोविज्ञान का स्वरूप पूछा जाए, तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति थी वो 4 चरणों से गुजरी थी। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाता है मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए मनोविज्ञान में साथियों मानव का अध्ययन किया जाता है, पशु का अध्ययन किया जाता है और पक्षियों का। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिए, अगर कभी भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो आप याद रखिएगा मनोविज्ञान साथियों पशु का अध्ययन करता है, पक्षी के व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो याद रखिएगा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह साथियों विधायक और नियामक है। विधायक और नियामक है, हाँ, नियामक है। यानी विधायक मतलब ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाए, नियामक का मतलब है परिवर्तनशील है। इसके जितने भी निष्कर्ष है वैध है, प्रमाणिक है, वैध है, प्रमाणिक है और विकल्प युक्त है। विकल्प युक्त है। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। जिया राणा, खैर कम ही है, ज्योति, रूपवती, जिया राणा, बबीता, रश्मि मदेशिया, पूर्वी अंचल। ठीक है, तो चलिए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है सभी को? आराधना, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। ध्यान से आपको मेरी एक छोटी सी बात सुननी है। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का स्वरूप, अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का स्वरूप, तो मनोविज्ञान का स्वरूप या प्रकृति पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? 4 चरणों में गुजरा। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, ठीक है। दूसरे में क्या बताया? मन का विज्ञान। तीसरे में क्या बताया? चेतना का विज्ञान। और चौथे में क्या बताया? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान सबसे पहले, यानी मनोविज्ञान प्रारंभ में मनोविज्ञान की प्रकृति क्या थी? आत्मा की विज्ञान के रूप में थी। वर्तमान में इसकी प्रकृति क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। मनोविज्ञान की जननी कौन मानी जाती है? मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना गया है। यानी मनोविज्ञान किससे निकल के आई है? दर्शन शास्त्र से निकल के आई है। मनोविज्ञान किससे निकल कर आई है? फटाफट कमेंट करिएगा। दर्शन शास्त्र से निकल कर आई है। जैसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये हम आपको थोड़ा तैयार करा देते हैं। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र मानी गई है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान पर सबसे पहले, मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? जल्दी से फटाफट कमेंट मारते रहें, बैक टू बैक। अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कब बनी? 1879 को लिपजिंग में बनी। और ये लिपजिंग कहां पर है? जर्मनी में है। ठीक है। इसको बनवाया किसने था? बुंड ने बनवाया था। इस पर अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का विकास किया था? अंतरदर्शन विधि का विकास किया था। अगर पूछा जाए कि अंतरदर्शन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो अंतरदर्शन विधि के जो जनक माने जाते हैं वो भी मेरे साथियों बुंड माने जाते हैं। ठीक है। तो जब 1879 में सबसे पहले प्रयोग हुआ था मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो किस पर प्रयोग हुआ? चेतना। चेतना को ही क्या कहते हैं? संवेदना कहा जाता है। चेतना को क्या कहते हैं? संवेदना कहा जाता है। चेतना को क्या बोलते हैं? संवेदना कहा जाता है। तो सबसे पहले जिस पर प्रयोग हुआ चेतना थी या संवेदना थी? सबसे पहले प्रयोग किस पर हुए? संवेदना पर हुए। किस पर हुए? चेतना पर हुए। ठीक है। इंद्रियों द्वारा प्रथम ज्ञान, अगर पूछा जाए संवेदना क्या है, तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना कहा जाता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना कहा जाता है। संवेदना क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान संवेदना है। सबसे पहले
सबसे पहले प्रयोग किस पर हुए थे? संवेदना पर हुए। सबसे पहले प्रयोग किस पर हुए थे? संवेदना पर हुए थे। किसने किए थे? वुंट ने किए थे। किसने किए थे? वुंट ने किए थे। तो सबसे पहले प्रयोग किस पर हुआ था? संवेदना पर हुआ था। किसने किया था? वुंट ने किया था। इसीलिए वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग हो गया, अब यहीं से साथियों मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिल गया। यहीं से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिल गया। और अगर पूछा जाए इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा कब मिला, तो याद रखिएगा 1880 में जब प्रयोग हो गया। इसके बाद 1880 में प्रथम प्रयोग होने के बाद मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिल गया। स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। हाय हेलो सभी को बिल्कुल नमस्कार। भाई समय से थोड़ा आ जाया करो, ख्याल रखो, क्योंकि हम यहाँ से आपका रिवीजन करा देते हैं जो पीछे हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सभी को पता हो गया। अगर पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मेरे साथियों वुंट को कहा जाता है। वुंट का सहयोगी था जिसका नाम था जेम्स। वुंट का सहयोगी जेम्स था। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वुंट का परम सहयोगी कौन था, तो वुंट का परम सहयोगी जिसने चेतना पर रिसर्च में इनकी मदद की थी, तो वुंट का सहयोगी कौन था? जेम्स था। अब जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप क्या कहोगे? अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक जेम्स को माना जाता है। अगर पूछा जाए अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये भी साथियों जेम्स को माना जाता है। ये भी जेम्स को माना जाता है। ठीक है, क्या यहां तक हमारे सभी साथियों को बात समझ में आ गई? तो फिर हम आज का टॉपिक लेके चलें। जल्दी से बता दीजिए कि ये जो हमने आपको जो प्रीवियस यानी पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको आज रिवाइज कराया है। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई? रूपवती, लक्ष्मी, सुनीता, अरविंद, क्वीन, राज, मनीषा, सरोज, अंचल, आराधना, जिया राणा, बबीता, ज्योति, रश्मि, अंचल, सभी को समझ में आ गया? बच्चा शान जी आप पहले जब क्लास एंड हो जाए फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, फिर ना समझ में आए फिर बताना, फिर हम आपको करवा देंगे, या अभी जब क्लास एंड होगी फिर से हम रिकॉल करवा देंगे। ठीक है, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? अब जो ये हमने आपको पढ़ाया है, हाँ अभी जो हमने आपको समझाया था, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, इसको आप इरेज कर दो। ध्यान दीजिएगा, आत्मा पर कोई रिसर्च नहीं हुआ था, मन पर कोई रिसर्च नहीं हुआ था, चेतना पर ही सबसे पहला प्रयोग हुआ। चेतना पर ही सबसे पहला प्रयोग हुआ। और चेतना पर प्रयोग किसने किया था? वुंट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? वुंट ने किया था। तो चेतना जब यहीं से मनोविज्ञान के संप्रदाय ने जन्म लिया। यानी मनोविज्ञान का जो प्रथम संप्रदाय ने जन्म लिया था वह यहां से लिया था, चेतना के विज्ञान से लिया था। कहां से? चेतना के विज्ञान से संप्रदाय का जन्म हुआ। ना तो आत्मा से हुआ था ना मन से हुआ था। ना आत्मा ना मन, सीधे सीधे चेतना। ना आत्मा ना मन, सीधे सीधे चेतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा सुमन आगे सभी देखिए, अगर किसी का नाम लेते जैसे पार्टिकुलरली हमने कह दिया आज सुमन, तो इसका मतलब सिर्फ सुमन से नहीं कह रहे हैं। जैसे हमने देखा उसका जिसका नीचे नाम होता है उसी को इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब आप सभी लोग सचेत हो जाए।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। चलिए यहां से देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? संरचनावाद। किसको पढ़ने वाले हैं? संरचनावाद को। देखिए यहाँ पर संप्रदाय कोई धर्म नहीं था कि मनोविज्ञान में इतने धर्म थे, धर्म नहीं है। यहाँ पर मनोविज्ञान के संप्रदाय का मतलब है मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बाद आए, है ना, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शाखाओं ने जन्म लिया, है ना, जिन्होंने अपने विचार दिए, इनके विचार से कौन कौन सहमत थे, उसी को संप्रदाय कहा गया। तो सबसे पहले संरचनावाद ने जन्म लिया। सबसे पहले क्या आया? संरचनावाद आई। अब देखिए संरचनावाद को हम पढ़ते हैं कि संरचनावाद क्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए संरचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं, संरचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा वुंट। कौन थे? वुंट थे। अगर यहाँ पर दूसरी बात की जाए कि समर्थक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। समर्थक कौन थे, तो याद रखिएगा समर्थक में टिचनर, बेडफोर्ड और एडलर। यहाँ पर ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए संरचनावाद का जनक कौन है? वुंट है। तो आपने एक दिमाग लगाया कि जो चेतना का विज्ञान था उसको भी तो लेकर वुंट आए थे। चेतना के विज्ञान को लेकर कौन आए थे? वुंट लेकर आए थे। और जो संरचनावाद है ये भी साथियों, इसके भी जो जनक है वो वुंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जितने भी चेतना का विज्ञान कहा, जिसने भी चेतना का विज्ञान कहा, वह साथियों सभी संरचनावाद से संबंधित थे, क्योंकि चेतना के विज्ञान से एक नए वाद का जन्म हुआ जिसको संरचनावाद कहा गया। चेतना के विज्ञान से मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय ने जन्म लिया। यानी अगर हम बात करें तो संरचनावाद जो था वह मनोविज्ञान का, किसका? मनोविज्ञान का। यहाँ पर आपको अधिगम नहीं सीखना है, यहाँ पर बुद्धि को नहीं लगाना है, यहाँ पर अभिप्रेरणा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान है। तो अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, तो याद रखिएगा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय को क्या कहा जाता है? संरचनावाद कहा जाता है। संरचनावाद कहा जाता है। संरचनावाद ने मुख्य रूप से किस पर बल दिया था? तो चेतना पर दिया था। संरचनावादियों ने मुख्य रूप से बल किस पर दिया था? चेतना पर दिया था। चेतना को ही संवेदना कहा गया। चेतना को ही संवेदना कहा गया। संवेदना क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान। फिर से देखिएगा, जो संरचनावादी थे, संरचनावाद कौन थे? जिन्होंने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया, वही साथियों संरचनावादी थे। अब चेतना को ही संवेदना कहा गया। संवेदना क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान। जो हमें इंद्रियों द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी को हम संवेदना कहते हैं, उसी को हम संवेदना कहते हैं। तो संवेदना का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? नाक, कान, जीभ और त्वचा। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 होती हैं। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। ठीक है। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, यहां ये क्या है? इंद्रियां है ना, तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान क्या होता है? संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है।
संवेदना क्या है? संवेदना से ही ज्ञान का निर्माण होता है। संवेदना क्या है? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से ही ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान की संरचना होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से, यानी चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान, चेतना द्वारा ज्ञान की रचना होती है। क्या होती है? चेतना द्वारा ज्ञान की रचना होती है। इसीलिए मेरे साथियों इसको संरचनावाद कहा गया। क्या कहा गया? संरचनावाद कहा गया। संरचना का मतलब क्या हुआ? कि रचना होती है। रचना किसकी होती है? ज्ञान की होती है। किसके माध्यम से होती है? इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाता है। चेतना द्वारा ज्ञान की रचना होती है, इसीलिए इसको संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। दूसरी बात देखिएगा, यहां पर हम कह सकते हैं ज्ञान का निर्माण होने के कारण इसको साथियों निर्माणवाद या निर्मितवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान का निर्माण होने के कारण इसको निर्माणवाद या निर्मितवाद के नाम से जाना जाता है। निर्माणवाद या निर्मितवाद नाम से जाना जाता है। तो ये है संरचनावाद, ये संरचनावाद है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला संप्रदाय ने जन्म कहां से लिया था? चेतना के विज्ञान से लिया था। चेतना पर चेतना का विज्ञान लेकर कौन आया था? वुंट लेकर आए। तो संरचनावाद के भी जन्मदाता कौन थे? वुंट थे। ठीक है। इनके समर्थक कौन थे? एडलर थे, विटफोर्ड थे और टिचेनर थे। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान की संरचना होती है, ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान निर्मित होता है। इसीलिए इसको संरचनावाद कहा गया, निर्माणवाद कहा गया, निर्मितवाद के नाम से जाना गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इन्होंने ये सीधा सीधा कह दिया कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से ज्ञान की संरचना होती है। तो इन्होंने क्या कहा? चेतना से ज्ञान की संरचना होती है। चेतना द्वारा ज्ञान की संरचना होती है। चेतना द्वारा ज्ञान की संरचना होती है। ये बात भी याद रखना, हमने आपसे क्या कहा कि चेतना द्वारा ज्ञान की संरचना होती है, यानी यहाँ पर चेतना द्वारा क्या हो रहा है? ज्ञान की संरचना हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? संरचनावाद कहा गया। अब आपने एक छोटा सा प्रश्न ये पूछ लिया कि मैम ये बताइए कि अभी तो जो विलियम वुंट का परम सहयोगी जेम्स था, भाई देखिए वुंट का परम सहयोगी जेम्स था, अब यहाँ पर जेम्स का आपने नाम क्यों नहीं लिखवाया? भाई उसका सहयोगी था तो नाम होना चाहिए था ना। यहीं से साथियों जेम्स अलग हो जाता है। जेम्स का कहना था कि चेतना द्वारा ज्ञान की संरचना नहीं होती है। उसका कहना था, जेम्स का कहना क्या था बताएंगे अभी। सिर्फ यहां पर देखिए, याद रखना कि जब चेतना के विज्ञान से मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय ने जन्म लिया था, संरचनावाद ने जन्म लिया था, यहीं से जेम्स और वुंट अलग हो गए। यहीं से दो जो मित्र थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। जेम्स अलग हो गए, वुंट अलग हो गए। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। फटाफट बताएं और इसको नोट भी कर लें। फटाफट बताएं और इसको नोट भी कर लें। सांझी अब तो नहीं भूलेंगे आप, है ना, कि संरचनावाद क्या है, संवेदना क्या है, चेतना का विज्ञान क्या है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, और इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं पर किसी एक को दूसरे में हमें नहीं मिलाना है।
सभी लोग कमेंट कर दें अगर समझ में आ गया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाएं, कभी कभी हो जाता है ना, कि जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। वैसे हम स्लो ही पढ़ाते हैं बच्चा, बाकी लोग तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। हम बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं। हम आप सभी को ध्यान में रखकर हमारा एम रहता है कि आप सभी को ध्यान में रखा जाए। हाँ सांझी, ये बहुत अच्छा है। देखिए हम आप सभी से कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो समय दिया करो वो सिर्फ और सिर्फ समझने में लगाया करो। अगर समझ में नहीं आता है कुछ, देखिए जैसे यहाँ पर आपने समझा, आप लोग क्या करते हो, साथ ही साथ लिखते रहते हो, क्या जरूरी है। पहले यहाँ पर समझ लो, फिर बाद में जो समय मिलता है उसमें 2x 3x करके आपको लिखना ही तो है, तो पूरी चीजें लिख लिया करो। और यहाँ पर जब हम समझाते हैं आपका पूरा ध्यान लिखने में रहता है, तो चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज आपको बता रहे हैं, याद रखना। चेतना का विज्ञान। अब देखिए, चेतना का विज्ञान लेकर कौन आए थे? चेतना के विज्ञान में बुंट थे कि नहीं थे? और दूसरे कौन थे? इनके परम सहयोगी जेम्स थे। क्या थे? जेम्स थे। ये चेतना का विज्ञान लेकर आए। यहाँ पर बुंट बुंट और जेम्स अलग हो गए, क्योंकि बुंट का कहना था कि संवेदना द्वारा ज्ञान की संरचना होती है। संवेदना द्वारा ज्ञान की संरचना होती है, उसी को हम चेतना कहते हैं। चेतना के अनुसार चेतना के अनुसार ही ज्ञान की संरचना होती है। जबकि जेम्स ने कह दिया कि जो चेतना होती है, संवेदना होती है, तो वो संवेदना कुछ नहीं होती है, चेतना के कार्य पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने चेतना के कार्य पर बल दिया था। और चेतना के कार्य क्या है? चेतना के कार्य को इन्होंने क्या कहा? उसको इन्होंने कहा प्रत्यक्षीकरण। जैसे इन्होंने संवेदना पर बल दिया, वैसे इन्होंने किस पर बल दिया? चेतना के कार्य पर बल दिया। प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। चेतना के कार्य को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इन्होंने चेतना पर बल दिया, संवेदना या संरचना ने जन्म लिया। इन्होंने चेतना के कार्य पर बल दिया। किस पर बल दिया? कार्य पर बल दिया। इसीलिए इनको प्रकार्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकार्यवाद कहा जाता है, या इसी को मेरे साथियों कार्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, चेतना के विज्ञान दो भागों में डिवाइड हो गए। पहला संप्रदाय जिसने जन्म लिया वो संरचनावाद हुआ, और दूसरा संप्रदाय जिसने जन्म लिया वह मेरे साथियों, दूसरा संप्रदाय क्या हुआ? दूसरे संप्रदाय को हम जानते हैं कार्यवाद से या प्रकार्यवाद से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फटाफट चलते हैं फिर से। दूसरे संप्रदाय का नाम लिखिएगा जिसको हम कहते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद या कार्यवाद कहा जाता है। अब जैसे ही पूछा गया कि इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहां से संबंधित थे? अमेरिका से। विलियम जेम्स कहां से संबंधित थे? अमेरिका से संबंधित थे। अगर पूछा जाए अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं,
तो मेरे साथियों जेम्स माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जेम्स माने जाते हैं। अगला, अगर पूछा जाए कि इनके समर्थक कौन कौन थे, तो याद रखिएगा रोलैंड एंजिल, रोलैंड एंजिल, जॉन ड्यूबी, जॉन ड्यूबी, थॉर्न डाइक, है ना, कैटल, थॉर्न डाइक और कैटल। ठीक है। अब यहाँ प्रकार्यवाद पर विशेष बल दिया। जो प्रकार्यवाद के लोग थे, प्रकार्यवाद अगर पूछा जाए प्रकार्यवादियों ने किस पर विशेष बल दिया, किस पर विशेष बल दिया, तो याद रखना चेतना के कार्यों पर। किस पर बल दिया था? चेतना के कार्यों पर। किस पर बल दिया था? चेतना के कार्यों पर बल दिया था। और चेतना के कार्यों को ही प्रकार्य कहा गया। चेतना के कार्यों को ही क्या कहा गया? प्रकार्य कहा गया या कार्यवाद कहा गया। चेतना के कार्य प्रकार्यवाद, चेतना के कार्य कार्यवाद। तो यहाँ पर चेतना के कार्यों के को उसने सामूहिक रूप से प्रत्यक्षीकरण कहा। क्या कहा? प्रत्यक्षीकरण कहा। और ये बताया प्रत्यक्षीकरण के 3 पार्ट होते हैं। प्रत्यक्षीकरण के 3 पार्ट होते हैं। कैसे? मान लीजिएगा हमारे अंदर जो भी चेतना होगी, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर जो भी चेतना होती है उस चेतना के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जो भी हमारे अंदर चेतना होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मान लीजिएगा हमारा कोई मित्र था या हमने किसी को 10 साल पहले देखा था, ठीक है, अचानक कोई हमारे सामने आ जाता है, कोई हमारा मित्र, तो जैसे हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने इसको पहले कहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। जैसे ही हमने चेतना, मतलब जैसे ही वो हमारे सामने आया, चेतना ने कार्य करना शुरू कर दिया। अब जब चेतना कार्य करेगी, जब वो हमारे प्रत्यक्ष आया तो ही तो चेतना ने कार्य किया। यानी चेतना कार्य कब करती है? जब कोई चीज हमारे सामने आती है। तो चेतना के कार्यों को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जब कोई चीज हमारे सामने आई तो 3 चरणों में आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाम, हमें नाम याद आएगा। दूसरा क्या याद आएगा? दूसरा पहचान याद आएगी। और तीसरा क्या याद आएगा? तीसरा व्याख्या याद आएगी। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकार्यवाद जो होता है, प्रकार्यवाद में चेतना के कार्यों पर विशेष बल दिया गया, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण के 3 चरणों में गुजरता है, नाम, पहचान और व्याख्या। नाम, पहचान और व्याख्या, उसी के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। उसी के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद को ही कार्यवाद कहा जाता है। जन्मदाता कौन था? विलियम जेम्स था। समर्थक कौन थे? रोलैंड एंजिल थे, रोलैंड एंजिल थे, थॉर्नडाइक थे, जॉन ड्यूबी थे या कैटल थे। थॉर्नडाइक मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्रकार्यवादी थे। बाद में व्यवहारवादी बन गए थे। बाद में व्यवहारवादी बन गए थे। बाद में क्या बन गए थे? व्यवहारवादी बन गए थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी के? नेम, पहचान और व्याख्या, बहुत बढ़िया। नाम, पहचान और व्याख्या, क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो चेतना का विज्ञान हमारा निपट गया। चेतना के विज्ञान से 2 वादों ने जन्म लिया। सबसे पहला जो वाद था वो निर्मितवाद, निर्माणवाद, संरचनावाद था। दूसरा वाद जो आया वह साथियों क्या कहलाया? दूसरे वाद को हमने प्रकार्यवाद कहा। ठीक है, अब तीसरा वाद आता है जिसको हम क्या कहते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं। लिख लीजिएगा फटाफट, जल्दी से लिखिएगा। जल्दी से लिखिएगा।
सभी को ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। हाँ, प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लो, अब इतना धीरे धीरे ना चलवाओ कि यहीं पर एक ही बात आपको पढ़ा पाए। मैं सोच रहा है 2 में आपके बाद खत्म हो जाए, तीसरी जो क्लास हो वो मनोविज्ञान की परिभाषाओं की हो जाए, मनोविज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। लिख गया, हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला साथियों कौन सा वाद आता है? व्यवहारवाद आता है। कौन सा वाद आता है? व्यवहारवाद आता है। जैसे ही व्यवहारवाद आया, आपको तुरंत ही ये बात याद रहने रखनी है कि व्यवहार का विज्ञान, जो व्यवहार का विज्ञान लेकर आए, जिन लोगों ने व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया, वो सभी व्यवहारवादी माने जाते हैं। जो भी लोग व्यवहार के विज्ञान से संबंधित थे, वह सभी व्यवहारवादी कहलाए, और ये व्यवहारवाद मनोविज्ञान का ही एक संप्रदाय था। मनोविज्ञान का ही एक संप्रदाय था जो कि व्यवहार के विज्ञान से निकलकर आया। ठीक है, अब देखिएगा अगर पूछा जाए व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, तो याद रखिएगा मानसिक स्थिति का, मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप होती है। ठीक है, बाह्य स्वरूप होता है। अगर पूछा जाए कि चेतना क्या होती है, चेतना मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप होती है, आंतरिक स्वरूप होती है, आंतरिक स्वरूप होता है, आंतरिक स्वरूप होता है। ठीक है, तो चेतना व्यवहार समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जनक वॉटसन है। इसके जनक कौन है? वॉटसन है। अगर पूछा जाए समर्थक कौन कहे जाते हैं, समर्थक कौन कहे जाते हैं, तो समर्थक में नाम आता है स्किनर, क्लार्क हल, पावलोव, है ना। तो ये साथियों क्या है? ये समर्थक हैं। समर्थक में स्किनर है, क्लार्क है, पावलोव है ना। थॉर्नडाइक नहीं आते हैं क्योंकि थॉर्नडाइक मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्रकार्यवाद से संबंधित है। किससे? प्रकार्यवाद से संबंधित है। और व्यवहारवादी जितने भी हैं उनमें मुख्य रूप से जनक वॉटसन माने जाते हैं। समर्थक के रूप में स्किनर, क्लार्क हल, पावलोव आते हैं। क्लियर? अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार क्या है, तब आप क्या कहेंगे? व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप होता है। मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप होता है। व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग वॉटसन द्वारा कब किया गया? वॉटसन द्वारा किसमें किया गया? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया और कहता है व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग वॉटसन द्वारा कब किया गया। अगर मैकडूगल द्वारा पूछा जाता तो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कहता है व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग वॉटसन द्वारा किसमें किया गया? तो याद रखना व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो व्यवहारवाद का जनक वॉटसन, समर्थक स्किनर, क्लार्क हल, पावलोव। व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग वॉटसन द्वारा किसमें किया गया? व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये इनकी पुस्तक है।
याद रखना इनकी पुस्तक है, ठीक है। आगे लिखिएगा, व्यवहारवाद का जन्म 1912 से 14 के बीच संरचनावाद और प्रकार्यवाद में द्वंद्व के कारण उत्पन्न हुआ। देखिएगा यहां पर वही हाल हुआ कि दो बंदर एक रोटी के लिए लड़ रहे थे और जो बाजी मारनी थी वो कौन मार ले गया, बिल्ली मार ले गई। तो बस वही हुआ यहां पर दो, यानी जो संरचनावाद था और प्रकार्यवाद, किसकी बात कर रहा है, कहता है कि जो संरचनावाद था, यानी जो संरचनावाद था और प्रकार्यवाद, ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपस में लड़ बैठे। इसीलिए 1912 से लेकर 14 के बीच एक नए युग ने जन्म लिया, एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, एक नए वाद ने जन्म लिया, एक नए धर्म ने जन्म लिया, जिसको व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो पुस्तक थी मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, साथियों ये 1915 में छपी थी। कब छपी थी, 1915 में छपी थी। ठीक है, 1915 में छपी थी। हाँ, दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी और बाजी बंदर मार ले गया। ठीक है, दूसरी पुस्तक है चलिए देखिएगा, यहां पर हमने आपसे क्या कहा कि इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक इनकी कौन सी थी, पहली पुस्तक थी व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। ठीक है, क्या हमने कहा, पहली इनकी पुस्तक थी व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, और इसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। व्यवहार शब्द का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, किसमें, व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। पहली पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी थी, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। ठीक है, ये साथियों इनकी पुस्तक कब छपी थी, ये इनकी पुस्तक 1919 में छपी थी। ठीक है, तीसरी अगर पुस्तक की बात करी जाए तो इनकी तीसरी पुस्तक व्यवहारवाद थी, जो कि साथियों पूर्ण रूप से व्यवहारवाद पर आधारित थी। तो ये था व्यवहारवाद। फिर से समझ लीजिएगा, व्यवहारवाद उत्पन्न कहां से हुआ, तो व्यवहारवाद का जन्म चेतना के विज्ञान से हुआ। जब चेतना का विज्ञान 2 हिस्सों में बट गया, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, तो वहीं से व्यवहारवाद ने जन्म लिया। व्यवहारवाद के समर्थक कौन माने जाते हैं, तो व्यवहारवाद के समर्थन क्लार्क हल, स्किनर, पावलोव माने जाते हैं, जबकि जनक कौन माने जाते हैं, वाटसन माने जाते हैं। वाटसन ने 3 पुस्तकें लिखी। सबसे पहली व्यवहार मनोविज्ञान का की तुलनात्मक अवधारणा, दूसरा मनोविज्ञान व्यवहारवाद का एक दृष्टिकोण, और जो पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित थी वह थी साथियों व्यवहारवाद, जो कि 1924 में छपी थी। देखिएगा 1915 से शुरू हुई और 1924 तक। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो लगभग
5 सालों के बाद 15 है, 15 4 19, 1904 बिल्कुल सही। ठीक है, 5 19, एक मिनट ये सही कर लीजिएगा, पहली इनकी जो पुस्तक थी वो 1914 में छपी होगी, क्योंकि 10 सालों के अंतर 10 सालों के अंदर उन्होंने 3 किताबें छापी थी। ठीक है, तो 1914 फिर 1919, 5 साल हो जाएंगे, 14 5 19, तो 19 आ जाएगा। फिर व्यवहारवाद आई 1924 में, तो 3 किताबें इन्होंने छापी थी 10 वर्ष के अंतराल पे। 14 में स्टार्ट किया, 24 में इनकी तीसरी पुस्तक आई थी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमें तो लगता है कि ये तो चीज आपको रट गई होगी। चौदह 19 24, ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई। चलिए, अब देखिएगा, जो चौथा संप्रदाय है वह है समग्रवाद, संपूर्णतावाद। तीसरा है गेस्टाल्टवाद। क्या आवाज नहीं आ रही साहब? तीसरी कौन सी है? गेस्टाल्टवाद। तो इनका जो अगला वाद है, अगला जो संप्रदाय है, उसको क्या कहा जाता है? समग्रवाद, संपूर्णतावाद या गेस्टाल्टवाद। अब देखिएगा, जैसे ही नाम आया समग्र, जैसे आप कहते हो हमें तो समग्र ब्रह्मांड मेरा है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। समग्र का अर्थ क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें आप लिखते जाइएगा। समग्र का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है ना? संपूर्ण मतलब पूरा, यानी ये क्या कहता है? पूरावाद है। संपूर्णवाद भी पूरावाद है। गेस्टाल्टवाद का भी पूर्णतावाद होता है। क्या होता है? पूर्णतावाद होता है। यानी अगर पूछा जाए कि इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, इसके जनक वर्दीमर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वर्दीमर। कहीं कहीं वर्दीमर ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर साथियों वरदाइमर लिखा रहता है। वरदाइमर, तो आप जिन्हें जो भी पढ़ा हो, वर्दीमर पढ़ा हो, वर्दीमर पढ़ा हो या वर्दाइमर पढ़ा हो, तो इसके जनक वर्दाइमर है। ठीक है, अगर कहा जाए समर्थक कौन है, समर्थक कौन है? कर्ट लेविन, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, कर्ट कोफका, कर्ट कोफका और कोहलर, कोहलर। कोफका की अगर बात की जाए तो एक बात और याद रखना, कोफका का जो नाम था, कोफका को वोल्फगंग कहते थे। क्या कहते थे? वोल्फगंग के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था। ठीक, चलिए अब यहां पर आइए साथियों। सबसे पहले हमने बात क्या की? चेतना। चेतना क्या है? चेतना मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप है। क्या है? आंतरिक स्वरूप है। मानसिक शक्ति का आंतरिक स्वरूप है, दिखाई नहीं देती, आंतरिक स्वरूप है। जबकि अगर हम बात करें व्यवहार की, कि व्यवहार क्या है, तो व्यवहार मानसिक शक्ति का बाह्य स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है। तो यहां पर जो गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि अगर सिर्फ हम चेतना पर बात करेंगे तो इसके आंतरिक स्वरूप की ही बात होगी, यानी तो इसका बाह्य स्वरूप छूट जाएगा
और अगर हम इसके बाह्य स्वरूप की बात करेंगे, इसके हम बाह्य स्वरूप की बात करेंगे जो हमें दिख रहा है, तो इसका आंतरिक स्वरूप छूट जाएगा। तो हम अगर किसी एक पहलू पर बात करते हैं तो दूसरा पहलू छूट जाएगा, इसीलिए हमें किसी एक पहलू को लेकर नहीं चलना है, हमें इसके दोनों पहलुओं पर बात करनी है। यानी हमें आंतरिक स्वरूप भी लेना है और हमें बाह्य स्वरूप भी लेना है। तो अगर हम दोनों को लेंगे तो ही हमारा जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो कंप्लीट होगा, वह पूरा होगा। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया संपूर्णतावाद। क्या दे दिया गया? संपूर्णतावाद दे दिया, या साथियों हम कह सकते हैं इन्होंने कह दिया गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कह दिया, गेस्टाल्टवाद कह दिया। तो याद रखिए समग्रवाद, संपूर्णतावाद और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वर्दीमर, कोहलर, कोफका, सॉरी जनक वर्दीमर माने जाते हैं, समर्थक कर्डलेविन, कर्डकोफका, कोहलर माने जाते हैं। संपूर्णता है क्या? आंतरिक और बाह्य स्वरूप का मिला हुआ संगम है, या हम कह सकते हैं एक और तरह से कह सकते हैं कि चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यानी चेतना प्लस व्यवहार, चेतना प्लस व्यवहार को मिलाने से क्या बनता है? गेस्टाल्ट बनता है, गेस्टाल्ट बनता है। उसी को हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं, संपूर्णतावाद कहते हैं, या इसी को हम समग्रवाद कहते हैं, समग्रवाद कहते हैं, संपूर्णतावाद कहते हैं, समग्रवाद कहते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई सभी के? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अगर आ गए तो फटाफट कमेंट करें जल्दी से। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको मतलब इसी का ही पार्ट होगा, मनोविश्लेषणवाद, जो कि आपको कई में काम भी आने वाला है। ठीक है, अलग अलग, जिससे कि 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े। संपूर्णतावाद हो गया आपका, समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम कहते हैं मानवतावाद। क्या कहते हैं? मानवतावाद। आप लोग बताइएगा मानवतावाद किसे कहते हैं? मानवतावाद को ही साथियों एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम आशावाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? आशावाद। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसके जनक कौन है। चलिए अब एक दो प्रश्न क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले बताइएगा कि मानवतावाद क्या है? लिख नहीं पाया? लिखिए भाई। गुड़िया कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वीन शर्मा, वेरी गुड। शान मोहम्मद, मैस्लो, ठीक है सभी का। इसी को साथियों क्या कहते हैं? मानवतावाद कहते हैं। मानवतावाद यानी मानवता के लिए, मानवता पर आधारित संप्रदाय, मानव पर आधारित संप्रदाय है ना? ये मानव पर आधारित संप्रदाय। आशा यानी मानव की कितनी आशाएं हैं, कितनी उसकी मांग है, कितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, इसी को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, इसी को मांग का सिद्धांत कहते हैं, इसी को नीड थ्योरी कहते हैं। मैस्लो, सभी का आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पर हमने क्या कहा, आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मानवतावाद या आशावाद। इसके जहां पर हम बात करते हैं इसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है?
मांग का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को साथियों नीड का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नीड यानी मांग का सिद्धांत, नीड का सिद्धांत कहते हैं। इसी को साथियों आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं। इसी को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा साथियों अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। अगर बात की जाए कि समर्थक कौन है, तो इसके समर्थक में मुख्य रूप से नाम आता है आलपोर्ट, आलपोर्ट, युंग। ठीक है, ये इसके समर्थक में आते हैं। कौन कौन आते हैं? कार्ल रोजर्स। कौन आता है मेरे साथियों? बिल्कुल, अभी यहां पर देखिएगा कौन आते हैं? कार्ल रोजर्स। ठीक है, आलपोर्ट और युंग। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट और युंग आते हैं। याद रखिएगा युंग साथियों एक और संप्रदाय है जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो जो युंग है, युंग ने जो अपनी थ्योरी दी है, या सॉरी यंग ने जिसका विशेष रूप से समर्थन किया है, तो इन्होंने विशेष रूप में समर्थन किसका किया है? मनोविश्लेषणवाद का किया है। पहले किसका किया था? पहले साथियों इन्होंने जो समर्थन किया था वह मांग के सिद्धांत का किया था। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछी जाए कि जो मांग होती है कितनी मांगे होती है, मांग कितनी होती है, तो याद रखिएगा मांग साथियों 5 होती हैं। मांग 5 होती हैं जिनको कि एक त्रिभुज के माध्यम से यानी एक पिरामिड के माध्यम से इस तरह से दिखाया जाता है 1 2 3 और 2 5। ठीक है, सबसे पहली हमारी कौन सी नीड होती है? सबसे पहली होती है दैहिक नीड, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शारीरिक, शारीरिक मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक मांग कहते हैं। इसमें अगर पूछा जाए शारीरिक मांग में क्या आता है? भूख आता है और प्यास आती है, भूख आती है, प्यास आती है और नींद आती है। ठीक है, ये हमारी दैहिक नीड्स हैं। ये साथियों हमारी शारीरिक नीड है। ठीक है, तो जब हमारी दैहिक नीड पूरी हो जाती हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। जब हमें सुरक्षा की प्राप्त हो जाती है तो हम सोचते हैं हमें समाज मिले, यानी सामाजिक मांग हो जाती है। सामाजिक मांग हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं? स्व सम्मान। और जो स्व सम्मान भी पूरा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं? आत्म सिद्धि की बात करते हैं। किसकी? आत्म सिद्धि की बात करते हैं। यानी यहां पर अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछी जाए मांग कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या कहोगे? मांग 5 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहली मांग क्या होती है? शारीरिक मांग होती है। इसी को क्या कहते हैं? दैहिक मांग कहते हैं। इसमें क्या आता है? भूख आता है, सॉरी भूख आती है, प्यास आती है और नींद आती है। इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है, कोई जोर नहीं चलता। लगभग 85% तक ये नीड्स होती हैं, लगभग 85% ये सभी की यही नीड्स होती हैं। दूसरी जो नीड्स होती हैं वो हमारी होती हैं सुरक्षा की, सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग होती है। सुरक्षा की मांग में क्या होता है? घर होता है। ठीक, जब सुरक्षा हो जाती है तब हम समाज की मांग देखते हैं, तब हमारे अंदर समाज की मांग आती है, तब हमें समाज की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि घर में खाने के लिए नहीं है ना, भूख नहीं है ना, खाने के लिए अन्न नहीं है, हम समाज के चक्कर में पड़े हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक मांगे देखनी होती हैं, फिर सुरक्षा देखते हैं, फिर समाज। जब हमारे पास घर होगा तो ही हम समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि समाज के पीछे पीछे हम भागते रहें, ना घर, ना मकान, ना मड़ैया, ना झोपड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी मांग होती है वह क्या होती है? स्व सम्मान की मांग होती है। स्व सम्मान की मांग होती है, स्व सम्मान की मांग होती है।
और जो पांचवी मांग होती है उसको हम क्या कहते हैं? आत्म सिद्धि की मांग कहते हैं। आत्म सिद्धि यानी स्वयं को सिद्ध करना, ये सिर्फ 5% लोगों में पाया जाता है। यह 15 से 20% लोगों में पाई जाती है। ये मेरे साथियों 40% लोगों में पाई जाती है और ये 70% लोगों की में पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इन्हीं को कहते हैं मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, है ना। अब्राहम मैस्लो ने दिया, समर्थक आल्पोर्ट, कार्ल रोजर्स, युंग। युंग मुख्य रूप से मनोविश्लेषणवादी थे। मांग कितनी होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले टर्न पर। अगर आपका कुछ छूटा है तो फिर से बता दीजिएगा एक बार फिर से, और जिसको समझ में नहीं आया है वो भी ये बता दे कि भाई आप लोगों को क्या समझ नहीं आया, फटाफट। सुमन जी, क्या जी मैम, समझ में आया या नहीं बताया? शान मोहम्मद अपने लिए बैठे हैं कि मैम रिकॉल करवा दो। चलिए भाई तुमको भी रिकॉल करवाते हैं। चलिए अभी भागना नहीं है, रिकॉल करवाना है। चलिए भाई देख लो, रिकॉल करवा देते हैं। मनोविज्ञान का संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है? सिर्फ मनोविज्ञान पूछ रहा है, पशु का अध्ययन करता है, पक्षी का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है तो आप क्या कहोगे? विधायक या नियामक विज्ञान है। विधायक का मतलब है ज्यों का त्यों अध्ययन करता है, नियामक का मतलब है इसके नियमों में परिवर्तन हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, अगला मनोविज्ञान के संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है संरचनावाद। संरचनावाद की अगर हम बात करें, चेतना के विज्ञान से संरचनावाद का जन्म हुआ है और ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। जनक बुंट माने जाते हैं, एडलर, टिचनर और वेडफोर्ड इसके समर्थक थे। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान संवेदना कहलाती है। चेतना द्वारा ज्ञान की रचना होती है, इसीलिए इसको संरचना कहते हैं। ज्ञान का निर्माण होता है, इसीलिए इसको निर्माणवाद या निर्मितवाद कहते हैं। चेतना द्वारा ज्ञान की संरचना हुई, इसीलिए संरचनावाद कहा गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकार्यवाद क्या है? तो इसके प्रकार्यवाद क्या है? प्रकार्यवाद ने कहा चेतना के कार्यों पर बल दिया। इसके जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। समर्थक किसने किया? रोलैंड एंजिल। सॉरी, धीरे धीरे पढ़ाएंगे नहीं तो आप कहोगे मैम धीरे धीरे बोलो। रोलैंड एंजिल, ड्यूबी, थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक के गुरु थे जेम्स, याद रखना। थॉर्नडाइक के गुरु, यहां पर याद रखना, अगर पूछा जाए थॉर्नडाइक के गुरु कौन है? थॉर्न के गुरु थॉर्नडाइक लिख लेना आप, कौन थे? तो विलियम जेम्स थे, विलियम जेम्स थे। तो ये अपने गुरु के समर्थक थे। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है इसने किस पर विशेष बल दिया? चेतना के कार्यों पर, जिसको प्रत्यक्षीकरण कहा गया, नाम, पहचान और व्याख्या। अगला कहता है व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। समर्थक स्किनर, क्लार्क और पाउलाउ हैं। व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग वॉटसन द्वारा किसमें किया गया? व्यवहार एक पुस्तक थी जिसका नाम है व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। ये साथियों एक पुस्तक है पूरी की पूरी। व्यवहारवाद का जन्म 1912-14 के बीच संरचनावाद और प्रकार्यवाद में द्वंद्व होने के कारण हुआ। ये दूसरी पुस्तक है और ये तीसरी पुस्तक है। क्लियर? तीन पुस्तकें हैं इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट कहते हैं समग्रवाद क्या है? तो समग्रवाद को संपूर्णवाद, गेस्टाल्टवाद कहा गया। इसके जनक कौन है? वर्दीमर है। समर्थक कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, कोहलर है। अगर पूछा जाए कि संपूर्णतावाद या गेस्टाल्टवाद क्या है, तो चेतना का विज्ञान और व्यवहारवाद के मिला देने से संपूर्णतावाद का जन्म हुआ। कोफका को ही वोल्फगंग के नाम से जाना जाता है। अगला कहता है आवश्यकता का सिद्धांत क्या है? इसी को मांग का सिद्धांत कहते हैं, नीड का सिद्धांत कहते हैं, है ना। आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, मांग का सिद्धांत कहते हैं। जनक अब्राहम मैस्लो है, समर्थक आल्पोर्ट, कार्ल रोजर्स है।
युंग मनोविश्लेषणवाद है, मांग कितनी है? 5 है। शारीरिक सुरक्षा, समाज, स्वसम्मान, आत्मसिद्धि। ठीक है, सबसे ऊपर की अगर पूछी जाए तो आत्मसिद्धि है, और अगर सबसे मूलभूत पूछी जाए तो सबसे मूलभूत कौन सी है? सबसे मूलभूत साथियों शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम नकार नहीं सकते। तो ये थी आज की क्लास। आपको कितना समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो बताइए, नहीं अच्छी लग रही है तो बताइए, क्या सुधार किया जाना है वो बताइएगा। जो भी आपको चाहिए वहां पर आप छापा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।